देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपना बनेगा वो है हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, देखो क्या होता है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स से मतलब ये है कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हेल्प से आप किसी बॉन्ड को डिफरेंशिएट कर सकते हो किसी दूसरे बॉन्ड से। बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहला हम लोग जो बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर के अंदर वो हम करते हैं किसकी, बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिए बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मोस्टली स्पेशली हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे आयोनिक बॉन्ड के लिए भी बॉन्ड लेंथ बोली जाती तो है, बट उसका एक प्रिसाइज मैनर नहीं है चेक करने का। वहाँ हम बस इतना देखते हैं कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का सम उसकी आयोनिक बॉन्ड लेंथ है, आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, बट वो उतना प्रिसाइज नहीं होता है जितना हम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कह सकते हैं। तो बेसिकली बॉन्ड लेंथ फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हाट, इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। या फिर आप सीधा ही बोल सकते हो कि बॉन्ड लेंथ, मान लो ये ए और ए है दोनों, तो ए बॉन्ड लेंथ जो है वो आर ए प्लस आर ए, या ए बी बॉन्ड लेंथ है वो आर ए प्लस आर बी का सम होगी। मतलब डेफिनेशन की बात करें तो द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ है ना, ए बी की बॉन्ड लेंथ जो है वो आर ए प्लस आर बी के सम के इक्वल होगी। उसके अलावा आर ए आर बी क्या है हम समझ में आ गया होगा हमको। इसकी जो यूनिट है, क्योंकि ये लेंथ है तो इसको वैसे नॉर्मली एंगस्ट्रम और पिकोमीटर में डिनोट करते हैं, बट इसके अलावा आप मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, किसी में माइक्रोमीटर, किसी में भी बोल सकते हो। मोस्टली आपको एंगस्ट्रम में या पिकोमीटर में देखने को मिलेगी। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, पहली कौन सी है, साइज ऑफ एटम, बिल्कुल ठीक, साइज ऑफ एटम। सीधी सी बात है, अगर जो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है उनकी साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब इसका एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो, एक है HF, एक है HCl, HBr और HI। ठीक है, H को अगर सेम साइज का माने तो F की साइज क्या होती है, छोटी, तो इनकी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ ये है। H तो वही है, ठीक है, Cl थोड़ा बड़ा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ, HBr उससे बड़ा, और H और ये आपका I। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना एटम बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या है, ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। लार्जर द साइज ऑफ एटम फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ। HF, HCl, HBr में आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर। देखिए सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर में यहां पर देखो, इसी को आप लोग ऐसे भी बना सकते थे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोल सकते हो आप। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड होता है तब
वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये आगे इसी चैप्टर में हम और डिटेल में बात करेंगे। कार्बन जब डबल बॉन्डेड होता है तो वो sp2 होता है, और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट एस करेक्टर जो है वो कितना होता है आपका 25%, sp2 में 33.33%, sp में 50%। याद रखना परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो पेनिट्रेशन पावर को शो करता है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो उतना ही अंदर की तरफ उस न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब आपको अगर कोई पूछे कि बॉन्ड लेंथ जो होगी वो परसेंटेज एस करेक्टर का क्या होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर की वजह से न्यूक्लियस मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा क्लोजर होता है। तो ऐसे में वो न्यूक्लियस और उसके बीच की डिस्टेंस रिड्यूस होगी और बॉन्ड लेंथ भी घटेगी। तो sp3 की जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका परसेंट एस करेक्टर सबसे कम है। डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की परसेंट एस करेक्टर थोड़ी ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ उससे भी कम, और sp के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे कम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, एल्केन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा एल्कीन से, एल्कीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा एल्काइन से। बोलो क्लियर है? बड़ा सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। फिर भी अगर कोई पूछ ले इसका, अगर डेटा की बात करें तो एक होता है 1.54 एंगस्ट्रम, ये होता है 1.34 एंगस्ट्रम, और ये होता है 1.20 एंगस्ट्रम। अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है हमें पता चल गया। बॉन्ड लेंथ दोनों एटम्स के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे। अच्छा, इसी हेडिंग को तुम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते थे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसी को हम बोल सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। टाइप ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनके बेसिस पे हम बात कर सकते थे। तो कुल मिलाकर आप लोगों को बॉन्ड एनर्जी के बारे में दो डिटेल्स पता होनी चाहिए, दो कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो बॉन्ड पैरामीटर आता है वो है आपका बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। नोट्स में वही है तो दूसरा है कौन सा? आयोनिक कैरेक्टर में तो कोई, आयोनिक बॉन्ड तो सेम ही है, आयोनिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अगर इसको आप एंथैल्पी की टर्म में बोलोगे थर्मोडायनेमिक्स में तो इसी का नाम हो जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। देखिए क्या होती है बॉन्ड एनर्जी, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, द एनर्जी required to break 1 mole of the covalent bond is called bond energy। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और हीट चेंज के रेस्पेक्ट में बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अब लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट चेंज, इन द फॉर्म ऑफ हीट चेंज इट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। समझ गए? अब देखो सिंपल सी बात है, दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हमें बताना है। पहली बात सिंपल सी चीज़ है, इसको आप यूं लिख सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ।
एम आई राइट? अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? कम। जितना बॉन्ड बड़ा होगा वो उतना ही वीक बॉन्ड माना जाता है, जितना बॉन्ड छोटा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी को ही हम क्या कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम। और बॉन्ड लेंथ कम है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? ज़्यादा। क्या हम इसी को बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट कर सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर अभी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। दो एटम्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। अगर दो एटम के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, थ्री बॉन्ड्स है दो एटम के बीच में, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज़्यादा। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, उसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की अमाउंट उतनी ही क्या हो गई? ज़्यादा चाहिएगी। बोलो क्लियर है? तो क्या हम ये एक जनरल ट्रेंड इसका एक बना सकते हैं? ये हो गया आपका बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, रही बात यूनिट की, तो यूनिट ऑफ एनर्जी है तो किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में बॉन्ड एनर्जी ऑफ डायटोमिक और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ये तो हमको पैसे पता है, इसको हटा देते हैं एक बार। देखिए, बॉन्ड एनर्जी भी कई जगह पे डिफरेंट क्रिएट करती है। मतलब रही बात कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड किसके बीच में है और कैसे है? मतलब एक सिंगल बॉन्ड H और H के बीच का है, एक सिंगल बॉन्ड Cl और Cl के बीच का, और एक सिंगल बॉन्ड H और Cl के बीच का है। तो इन तीनों सिंगल बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी। मतलब क्या कहना है हमको? हमें ये बोलना है कि द बॉन्ड एनर्जी फॉर homodiatomic and heterodiatomic, homodiatomic and heterodiatomic molecule is different। मतलब सेम नहीं हो सकती। H2 के बीच की बॉन्ड एनर्जी और HCl के बीच की बॉन्ड एनर्जी कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर हम H2 की बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो वो लगभग 435.81, देखना ध्यान से, H2 से 2 हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए जो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी आ रही है? 435.8। वैसे आपको ये याद नहीं रखना है, 0.8 किलो जूल पर मोल। और यही अगर आप HCl को ब्रेक करो H और Cl में या H2 और Cl2 में, 1 मोल लेना है वैसे हमको। ठीक है ना, आपको यहाँ पे 2 मोल नहीं लेकर 1 मोल लेना है, क्योंकि अगर आप 2 मोल लोगे तो फिर वो बॉन्ड एंथैल्पी नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी में क्या बोला था? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लेना है। तो 431 किलो जूल पर मोल, 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिएगी। मतलब होमोडाइएटॉमिक और हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने अभी आपको ये तो बता ही दिया है कि सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी अलग, डबल बॉन्ड की एनर्जी अलग और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी अलग, तो वो इसमें आ गया। बॉन्ड ऑर्डर बदल जाएगा तो आपकी बॉन्ड एनर्जी भी बदल जाएगी। जैसे O2 के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी है? O2 के लिए एनर्जी कितनी है बेटा? 498 किलो जूल पर मोल। लेकिन यही अगर N2 की बात करें तो क्या आएगा? है 946 किलो जूल पर मोल। अब जैसे इसी तरह से ये अलग अलग बॉन्ड्स के लिए इनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती रहेगी? डिफरेंट होती रहेगी। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के और बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन के बीच में क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड। बोलो समझ जाओगे? ठीक है, उसके अलावा बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमने आपको कई बार बता दिया। हायर द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ बॉन्ड, लेसर विल बी द बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई पूछे HF, HCl, HBr और HI का बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो
एक है HF, एक है HCl, HBr और HI। बताओ बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। उसके बाद में बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज कैरेक्टर, ये हमने अभी यहाँ पे लिख दिया। तो परसेंट एस कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि आपका ट्रिपल बॉन्डेड जो एल्काइंस है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किससे? डबल बॉन्डेड से, और डबल बॉन्डेड की ज़्यादा किससे? सिंगल बॉन्डेड से। यह आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला भी पॉइंट आ जाता है, ठीक है। या सिंगल बॉन्ड वाले की कम कह दो, डबल से डबल की ट्रिपल से कम। फिर आता है, देखो ये एक स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है, ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल लेसर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। दिस इज द करेक्ट पॉइंट, है ना, और ये याद रखना पड़ेगा। क्या लिखना है? ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम नॉट मेटल एटम, greater the number of lone pairs on central atom of molecule lesser will be the bond energy। देखो इसको समझने की कोशिश करना। वैसे हम इसको आगे VSAPR वगैरह में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, फिर भी आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि देखो एक एटम के ऊपर किसी तरह का कोई लोन पेयर नहीं है। देखो तो क्या होता है कि जब दो बॉन्ड्स बनते हैं ना तो उनके बीच में कई तरह के इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन और रिपल्शंस काम करते हैं, है ना। ये हम जब BBT को स्टार्ट करेंगे तब आपको बताया जाएगा। अब अगर आपके दो एटम जो बॉन्ड होने जा रहे हैं, बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, उन दोनों एटम्स के ऊपर कोई तरह का लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे में इनको सिर्फ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है, इनके अंदर रिपल्शन बहुत कम लेस काम कर रहा है। थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा तो दोनों के न्यूक्लियस का होगा, है ना, बट इनके ऊपर अदर कोई रिपल्शन नहीं काम कर रहा। लेकिन अगर आप देखें, मान लो ऑक्सीजन को देखें, सपोज करें ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के और ये ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। अब इस ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर्स है, ये देखिए, ठीक है, 4 तो हो गया। ये देखिए, अब ये जो लोन पेयर्स है ऑक्सीजन के पास, ये अच्छा एक बार के लिए मैं अगर सिंगल बॉन्ड भी बना लो, चलो सपोज करो अपन ने ऐसा कर लिया, सपोज करो एक बार के लिए हमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना लिया? सिंगल बॉन्ड। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इसका आगे किसी से बॉन्ड बनाएगा और एक एक इसका किसी के आगे से बॉन्ड बनाएगा। तो क्या ये भी एक सिंगल बॉन्ड है और ये भी एक सिंगल बॉन्ड है? पर इन दोनों में से वीकर बॉन्ड कौन सा हुआ? क्योंकि यहां पर दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे ही बॉन्ड बनने के लिए लोन पेयर क्लोजर आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, तो वो उतना इनफ क्लोज नहीं आ पाएंगे जितना आपका कार्बन आ पाया। अब यही चीज अगर मैं नाइट्रोजन के साथ करूं, तो नाइट्रोजन अगर एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड बनाए सपोज, तो ये और उसके अलावा टोटल 3 बॉन्ड्स और बनाने, ये लीजिए। अब अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन के पास में देखो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड बनाएंगे और एक एक लोन पेयर है, ठीक है। अब एक एक लोन पेयर होने की वजह से अगर इन दोनों के बॉन्ड्स को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर है देन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि इसके पास अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही लोन पेयर है। बात समझ में आ रही है? और इसी तरह से अगर Cl और Cl के लोन बॉन्ड को अगर आप कंपेयर करने जाओगे कंपैरेटिवली, तो आपके पास यहां पे कितने हैं? 3 लोन पेयर्स है, और तीनों लोन पेयर्स उतना इनफ इसको क्लोज आने नहीं देंगे जितना इनफ ये आ रहा है। पॉइंट इज ये कि आपको यहां पर यह भी चेक करना है कि जिन सेंट्रल एटम्स या जिन एटम्स की बात आप कर रहे हो उनके अंदर बैटरी दो, ठीक है, जानी ही थी वैसे भी, कहां से ही ऑफ हुआ होगा पता नहीं, अभी जस्ट आया ही था। चलो, तो अब इन चारों एग्जाम्पल से हमको क्या क्लियर होता है? इन चारों एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर हो गई कि कार्बन और कार्बन के बीच क्योंकि कोई लोन पेयर्स नहीं है, तो ये बॉन्ड क्या है? कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जरूर है, लेकिन 2 लोन पेयर होने की वजह से,
ये बॉन्ड कंपैरेटिवली इसके वीक है, क्योंकि दोनों लोन पेयर्स, दोनों एटम्स के लोन पेयर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यही नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी जो लोन पेयर्स है वो इन दोनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बट इनके कंपैरेटिवली यहाँ रिपल्शन कम होगा, तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। और क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड 3-3 लोन पेयर की वजह से उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि कार्बन और कार्बन या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा। तो कुल मिलाकर आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए थे। तो अगर कोई पूछे सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इनमें से कौन सा है, इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा आपका, कार्बन कार्बन का, मतलब मैं नीचे बना लेता हूँ, उसके बाद में नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला, उसके बाद में और उसके बाद में फ्लोरीन क्लोरीन जो भी है इसका, है ना। अगर कंपैरिजन करना है तो फिर फ्लोरीन कर दो, क्योंकि क्लोरीन की वापस एटॉमिक साइज थोड़ी सी अलग हो गई। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट हम लोगों का समान है, क्लियर है, बट आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी किस तरह से अफेक्ट होती है, ठीक है। फिर आता है फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब देखो अगर कोई मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक का मतलब एक ही एटम और उसके चारों तरफ बहुत सारे दूसरे एटम से या अलग अलग मॉलिक्यूल्स उसके एक पूरे मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड्स बना रहा है, ऐसे केस में आप लोगों को बॉन्ड एनर्जी एक बॉन्ड से कंपैरिजन नहीं करके आपको सारे बॉन्ड्स का एवरेज लेना है, सारे बॉन्ड्स का एवरेज लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे ना कि CH4 में CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो एक बात याद रखना, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होती है। ये स्टेटमेंट आप लिख देना, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स bond energy of each bond is not same. Bond energy will be taken as average of bond energy of all bonds, जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी का एवरेज लेंगे, तब आप उसको क्या मिलेगी, आपको बॉन्ड एनर्जी ओवरऑल मॉलिक्यूल की मिलेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। जैसे अब H2O की बात करें तो H2O में ध्यान से देखना, H2O में पहला बॉन्ड टूटेगा तो H का टूटेगा और फिर OH पीछे बचेगा, ऐसे जनरल समझने के लिए, और फाइनली फिर OH का भी बॉन्ड टूटेगा और फिर जाके H और O बनेगा। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो H2O के पास में टोटल 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड है। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि एक पहला बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी में क्या आता है, डिफरेंस आता है। फर्स्ट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अगर 502 माने ये होता है, ठीक है ना, फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी जो है वो 502 किलो जूल पर मोल है, तो सेकेंड की एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट आपके 424 के आसपास आती है, 427 के आसपास आती है। और अगर आपको कोई पूछे ना एवरेज बॉन्ड एनर्जी एवरेज, तो आपको इन दोनों बॉन्ड एनर्जीज को ऐड करना है और उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तब जाके आपके पास कितनी आएगी, 0.5 किलो जूल पर मोल। तो अगर कोई पूछे कि H2O के अंदर OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है, आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, एवरेज बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। और ऐसा क्यों हुआ सर, तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, जब आप किसी इनमें से या इनमें से किसी एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो उस केस में ये हाइड्रोजन ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जो ऑलरेडी कहीं एक जगह से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑलरेडी कहीं बॉन्डेड है, और ऐसे में इस बॉन्ड को तोड़ने की अपनी कोई एनर्जी होगी। लेकिन मान लीजिए एक बार ये बॉन्ड टूट चुका है, अब क्या पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन सेम है क्या? पहली कंडीशन में जब आप बॉन्ड तोड़ रहे थे उस समय आपका ऑक्सीजन किसी और से बॉन्डेड था, लेकिन अब जैसे ही आपने ये बॉन्ड तोड़ा, इस केस में आपका जो बॉन्ड है उस समय ऑक्सीजन किसी से बॉन्डेड नहीं है, तो इसका हो सकता है कि अट्रैक्शन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बदल जाए, और अगर इसका अट्रैक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चेंज हो जाएगा तो इसके बीच की एनर्जी भी
चेंज हो जाएगी। और हमें अगर ओवरऑल पूछा जाए तो हमें आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज बॉन्ड एनर्जी लेनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आई। ये आगे जाके बॉन्ड एंथैल्पी जब हम लोग पढ़ेंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स में तब भी सेम आता है, बस वहाँ एंथैल्पी की टर्म में बात करते हैं, यहाँ हम बॉन्ड एनर्जी की टर्म में बात करते हैं। ठीक है, लगाइए हेडिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्ड पैरामीटर हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को। देखो नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करता है कि कोई बॉन्ड कितना स्टेबल है या कोई बॉन्ड कितना अनस्टेबल है। तो बेसिक बात हम लिख सकते हैं कि इट टेल्स अस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। कोई बॉन्ड कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है उसके बारे में बात करता है। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक स्ट्रेंथ है या एक तरह का पैरामीटर है तो इसमें कुछ यूनिट वगैरह हम लोग बात नहीं करते हैं कि इसकी कोई खास यूनिट होती है, सिंपली ये बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एनर्जी। क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। कल पढ़ा था किसी 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब कोई भी स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। और क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अभी बॉन्ड ऑर्डर वैसे पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन फिर भी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। बॉन्ड ऑर्डर इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे वही उसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, है ना। ऐसा ना लिखो आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लिख दो। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा है अभी के लिए तो आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जितना बॉन्ड मल्टीपल होगा उतनी ही उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो गई, कम होगी। ये भी हम लिख सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ वाला हो गया। अब आपको कुछ पूछ ले, HCl, HBr, HF या HI, मान लो ये तीन ही पूछे और इन तीनों में से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है HBr से, HBr की HI से। किसका ऑर्डर ले लिया हम लोगों ने, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। मल्टीप्लिसिटी वाले में क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। जो जितना मल्टीपल बॉन्ड होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है किससे, डबल से। डबल वाला लेस रखता है किससे, ट्रिपल से। बोलो क्लियर, मेरे ख्याल से ओके है। इसके अलावा आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर। छोटा सा टॉपिक है, साथ में ही समझ लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट, या कोवेलेंट बॉन्ड्स लिख दो, ज़्यादा बेटर है। कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो उसका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। एल्केन्स की बात करें, है ना, तो एल्केन्स के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। इसी तरह से H2 की बात करें तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1।
अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 की बात करें तो जैसे देखिए O2 के बीच में, O2 में 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। C डबल बॉन्ड O के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। 3 की बात करें तो नाइट्रोजन के और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 3। इसी तरह से यहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, 3, या कार्बन और कार्बन के बीच में भी क्या हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो सकता है। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच का भी बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड हो सकता है। तो एल्केन्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1, एल्किन्स में 2 और एल्काइंस में 3 होता है। एक जनरल ट्रेंड आप कह सकते हो, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पर हम लोगों ने बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन भी देख लिया है कि स्ट्रेंथ क्या होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा एक ही बॉन्ड के बीच, एक ही मतलब 2 एटम के बीच का जो बॉन्ड है उसी की बात करते हैं, है ना। ये बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका एल्केन एल्किन एल्काइन का हो गया है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेस के लिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। जो स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है यहां पर उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। यहां पर देखो थोड़ा सा चीज को समझने की कोशिश करना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूं मैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स या आयंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम बात बॉन्ड ऑर्डर की कर रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर होने के लिए उनके पास में बॉन्ड होना चाहिए। अब आप अगर कल को ये सोच रहे हैं कि सर Al3+, Mg2+, F-, इनके बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अरे भाई इनमें बॉन्ड ही नहीं है, इनमें बॉन्ड ही नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात कैसे कर सकते हो आप। बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। यहां बॉन्ड नहीं है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट यहां पर इन एग्जांपल्स के अंदर इसको काउंट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि भैया ये बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तो हम आयंस की बात यहां पे नहीं करेंगे जिनके अंदर कोई बॉन्ड है ही नहीं, हम उनकी बात नहीं कर सकते, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक हो गया आपका N2, एक हो गया आपका O2 2+, एक आप ले लीजिए Cn- और एक आप ले लीजिए NO+। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर देन Cn-, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 बॉन्ड ऑर्डर। तो अब आपको देखो या तो हर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता करो, है ना, या सीधा पूछ ले कि O2 2+ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो देखो वैसे तो कुछ जगहों पे तो आप जैसे O2 2+ है वगैरह तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे MOT में, ठीक है, लेकिन हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एमओ डायग्राम्स हमारे पास नहीं होते। हम लोगों ने होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के आयंस के ही एमओ डायग्राम पढ़े हैं और पढ़ेंगे। हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एमओ डायग्राम्स हम नहीं पढ़ते, तो ऐसे में बॉन्ड ऑर्डर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मेरा ये Cn- या कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल किसके साथ सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वो जो जिसके साथ होगा उसके जैसा ही उसको क्या मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। और ध्यान रहे वो मॉलिक्यूल होना चाहिए, वो एटम या आयन अकेला नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात। अब जरा देखो पहली बात तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, तो जरा देखिए नाइट्रोजन के एक के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, 2 के पास 14। मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन के एक के पास कितना होता है, 8, 2 के पास 8, तो 16 हो गया। पर ऊपर क्या लिखा हुआ है 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 16 - 2 कितना हो गया, 14। कार्बन के कितने हो गए, 12, 6, यस, नाइट्रोजन के 7, 6 और 7 13, -1 का मतलब क्या हो गया, 14। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 8 7 15, 15 - 1 14। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम। अब कोई पूछे कितना बॉन्ड ऑर्डर है, हमें तो सिर्फ इसका पता है, इसका हमको नहीं पता, पर जो इसका होगा वही इन सब का होना है। तो अगर क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका इन सब का भी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। बोलो क्लियर हुआ।
कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोगों ने बता दिया, हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी बट बॉन्ड लेंथ विल बी लेस। ठीक है, ये बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, अभी हम पढ़ के आए हैं वैसे, या बॉन्ड एनर्जी। ये लीजिए, ये छोटी मोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो बॉन्ड पैरामीटर हो जाएगा 5th नंबर पे, बॉन्ड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर बेटा हम लिखेंगे बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव या दो रेस्पेक्टिव बॉन्ड्स के बीच का एंगल, जो नियर बाई बॉन्ड्स हैं उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपली डेफिनेशन लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्या लिख सकता है, द एंगल between the hybrid orbitals of two covalently bonded atoms, two covalently bonded hybrid orbitals of the central atom इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, या ऐसा लिख दो, ऑर्बिटल्स ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ठीक है, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। अच्छा, बॉन्ड एंगल देखने के लिए एटलीस्ट आपके पास में कितने एटम होने चाहिए, 3, जिसमें से एक सेंट्रल एटम होगा, 2 सराउंडिंग एटम होंगे। इसका मतलब होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंगल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। भाई 2 एटम है तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और एक बॉन्ड बनेगा तो उसका कोई बॉन्ड एंगल नहीं बोल सकते। बॉन्ड एंगल बनाने के लिए एटलीस्ट 2 बॉन्ड होंगे, तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल कहलाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो जैसे कि आपके यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो देखो डायरेक्टली तो आप बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हो अगर, तो आप शायद थोड़ा सा उसके रेस्पेक्ट में जा सकते हो। जैसे बॉन्ड एंगल्स या बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे आपने कई बार पढ़ा है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वो आपका शेप कैसा बनाता है, टेट्राहेड्रल, और उसका बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री के आसपास रहता है अगर sp3। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अब उस पर भी डिपेंड करता है कि कार्बन के चारों तरफ कौन कौन जुड़े हुए हैं। अगर चारों हाइड्रोजन्स है तो 109 डिग्री तक रह जाएगा। अगर हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 आ गया, C2H5 आ गया, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 120 डिग्री के अराउंड रहता है। ठीक है, और यही अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो लीनियर शेप का होगा और उसका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 180 डिग्री के आसपास रहेगा। बोलो क्लियर है? तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इनको मेजर करने के, देखने के, बट बेसिक तरीका आपको दिमाग में ये रखना है। बाकी तो आप एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल तो किसी का डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सीधे सीधे तौर पे आप उसका बॉन्ड एंगल चेक कर लेंगे। हाँ, कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, उनके बॉन्ड एंगल्स हमको पता होने चाहिए, जो कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट तरीका नहीं है बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पर एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं एग्जाम्पल्स का आता है जो तुम्हारी बुक में गिवन है। जैसे अभी अपन VSEPR थ्योरी वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो VSEPR थ्योरी मान लो AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB2E, AB2E2,
तो ऐसे एग्जाम्पल्स के अंदर आपके उसके साथ उस कैटेगरी के आगे की तरफ क्या दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो अब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस एग्जाम्पल का ये कैटेगरी है, तो अगर इस कैटेगरी में इसका बॉन्ड एंगल ये है, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड एंगल ये होगा। तो क्यों ना आपके पास में 15, 20, 25, 50 एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं आ जाएंगे कि जिनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स आपको पता होगा। और ऐसे में कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, और आपको पूछ ले अलग अलग एंगल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेके H2O, NH3, CH4, BF2, BF3, और फिर आपको पूछ ले इनमें से किसका किसका सेम है, किसका क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा इसमें भी अपन डेप्थ में जाएं तो साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे भी डिपेंड करता है ना। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जितना छोटा होता है बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होता है, बॉन्ड साइज ऑफ सेंट्रल एटम जितना बड़ा होता है बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होता है। इसको मैंने ऐसे भी समझाया था एक बार एग्जाम्पल देके कि सपोज करो ये 3 है, ठीक है। अभी 3 एटम में से अगर आप देखें तो ये अगर दोनों फैले हुए हो, देखो अभी ये जैसे टाइट है तो ये एक दूसरे के पास पास है, अगर इनको मैं लूज करूं, जैसे मेरे हाथ की मूवमेंट को आप अगर देख पाए, मैं जितना लूज करूंगा उतना ये दूर दूर जाएंगे, है ना। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक बलून लेके बलून के ऊपर ऐसे स्टिक्स लगा दे और बलून को हल्का सा फुलाए, हल्का सा फुला के उस पर स्टिक्स लगा दे, कुछ भी चिपका दे। अब उस बलून को फुलाना स्टार्ट करें, वो स्टिक्स क्या जाएंगी, दूर दूर स्ट्रेच होंगी ना। तो एटम की साइज बढ़ते ही बॉन्ड एंगल्स बढ़ता है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ते ही बॉन्ड एंगल बढ़ता है, सेंट्रल एटम की साइज घटते ही बॉन्ड एंगल घटता है। ये तो हुआ सेंट्रल एटम का खेल। सराउंडिंग एटम का भी खेल होता है, सराउंडिंग एटम की साइज भी कई बार डिपेंड करती है। उसके अलावा लोन पेयर्स भी डिपेंड करते हैं, आपको पता होगा सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर भी बॉन्ड एंगल्स को अफेक्ट करते हैं। अगर सेंट्रल एटम का के ऊपर लोन पेयर ज्यादा है, अब देखो इसको यहां क्यों नहीं पढ़ा रहे, यहां इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन VSEPR थ्योरी उसमें आएगी, तो इसलिए अब सारा कुछ यहां पढ़ा देंगे तो फिर वो सारी थ्योरीज तो मिक्स हो जाएगी। इसलिए यहां पर अभी तुम्हें सिर्फ इस टर्म से आइडेंटिफाई इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि ये टर्म क्या होती है। बाकी अब जैसे मैंने ये बोल दिया sp3, अभी तक तो आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा है कि sp3 सुना है या थोड़ा बहुत देखा है, बट ये कैसे होता है, कैसे बनता है, इसके एक्सेप्शन भी कुछ होते होंगे, है ना, इनमें भी कुछ वेरिएशन होते होंगे। तो वो सब चीज़ें जब पढ़ जाएंगे तब आपके पास में बॉन्ड एंगल का एक अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली आपको क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपके बॉन्ड पैरामीटर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। देखो बेटा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइपोल मोमेंट। देखो बेसिकली डाइपोल मोमेंट एक तरह का क्या, एक तरह की कैलकुलेशन है, एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट करेंगे हम लोग? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को मेजर करने का को जो तरीका है उसके लिए जो हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट कहलाता है। पोलैरिटी ऑफ व्हाट? पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी याद रखना, पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को डिटरमाइन करने के लिए हम जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है वो डिपेंड करता है इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस इन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम है, उन दो एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है, कितना है, वो उस बॉन्ड की पोलैरिटी को डिसाइड करता है। एंड बॉन्ड पोलैरिटी को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम यूज करते हैं वो क्या है? डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट इज द क्वांटिटी टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। एक तरह का एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है कितनी नहीं है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है म्यू। क्या होता है? म्यू, ठीक है। म्यू डाइपोल मोमेंट कहलाता है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर म्यू इज इक्वल टू 0 है तो आपका वो बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है। और अगर म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। दूसरी बात, अगर कोई मॉलिक्यूल एक ही बॉन्ड रखता है, मतलब हम बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो मॉलिक्यूल के पास में एटम कितने हैं? 2, तो बॉन्ड कितना हुआ? 1, और एक बॉन्ड का जो बॉन्ड डाइपोल होता है वही उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि बॉन्ड ही कितना है? 1। लेकिन फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट्स या ऑल बॉन्ड डाइपोल्स, वेक्टर सम बोल सकते हो इसको आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा। बात को वापस समझना बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में एक ही बॉन्ड है, जस्ट लाइक HCl, बॉन्ड ही एक है, तो जो इस बॉन्ड का डाइपोल होगा, बॉन्ड डाइपोल होगा, वही इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड डाइपोल है या डाइपोल मोमेंट है। लेकिन किसी मॉलिक्यूल के पास में 2 या उससे ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, तो अब ऐसे में हमारे पास में हर बॉन्ड का बॉन्ड डाइपोल कैलकुलेट करना है। इसका ये होगा, इसका इस तरह से, इसका इस तरह से, और फिर इन तीनों के क्या लेने हैं? वेक्टर सम। वेक्टर सम में डायरेक्शंस मैटर करती है, ठीक है। और जब वेक्टर सम लेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या है। सिंपल सी बात समझ में आई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ध्यान रखें। अब कुछ बुक में Q इंटू डी लिखते हैं, कुछ बुक में Q इंटू आर लिख देते हैं, कैपिटल Q लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसा ठीक लगे लगो। है क्या ये सर? देखो भैया, 2 एटम्स हैं, उनमें से एक पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, और एक पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों चार्जेस Q प्लस और Q माइनस के बीच का डिस्टेंस वो तो होगा R या D, जो तुमको लिखना है वो लिखो। D लिखो तो भी ठीक है, R लिखो तो भी ठीक है। D क्या है या R क्या है? D और R इज द इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस, 2 ऑपोजिट आयन के बीच की डिस्टेंस जो है वो है R या D, ठीक है। और टोटल Q क्या है? रिजल्टेंट चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब म्यू का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ म्यू क्या होगा? कूलॉम्ब इंटू मीटर, कूलॉम्ब इंटू मीटर। चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलॉम्ब, और डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर। वैसे इसका एक और यूनिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिबाय। क्या होता है? डिबाय। ये कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ये सब ठीक है। इसके साथ में जैसे हमने ये पॉइंट समझा कि तो 2 एटम है और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो उसकी बॉन्ड पोलैरिटी को डिसाइड करता है। लेकिन अगर दोनों एटम सेम ही है, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट इज ओनली कंसिडर्ड फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया कि इसके पास में 2, कम से कम एटलीस्ट 2 अलग अलग टाइप के तो एटम हो। हेटेरोएटम का मतलब एक से ज्यादा टाइप के हो, तभी तो डाइपोल मोमेंट चेक करोगे आप। लेकिन अगर सारे के सारे एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट कंसिडर फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, चाहे वो डाई एटॉमिक है चाहे वो ट्राई एटॉमिक है। होमोएटॉमिक के लिए डाइपोल मोमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे H2 वगैरह हो गया, H2, Cl2, Br2, O2, N2, O3, S8, P4 all have mu is equal to 0। इन सब का म्यू क्या होता है? 0 होता है।
इनके कोई देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो अब होमो एटॉमिक के लिए तो म्यू 0 है, हेटेरो एटॉमिक के लिए म्यू 0 नहीं होता, या वो डिपेंड करता है। एक्चुअल तरीका तो ये है, पर अब देखो हर मॉलिक्यूल के अंदर, एटम्स के अंदर के चार्ज क्या है, उनके बीच के डिस्टेंस क्या है, वो हमारे लिए निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम कुछ जुगाड़ सेट करते हैं, है ना, कुछ तरीके सेट करते हैं कि क्या कुछ करें कि उसका डाइपोल मोमेंट हमें पता चल जाए, या एटलीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं, लेकिन हम ये पता लगा सकें कि कौन डाइपोल मोमेंट 0 रखेगा, कौन 0 नहीं रखेगा, और अगर कोई 0 नहीं रखेगा तो किसका ज़्यादा हो सकता है और किसका कम हो सकता है, इतना हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, है ना, ये शायद तुम्हारी बुक में तो लिखा हुआ है ही, पर ध्यान रखना नोट्स में मिल जाएगा। देखो अब अगर अभी अपने वैसे बता भी दिया था कि म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और म्यू इज इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पोलर। अब वो पोलर कब होगा, कब किससे ज़्यादा पोलर होगा, ये सब चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस लगाते हैं, जैसे फॉर हेटेरो डाइएटॉमिक के लिए तो हमने पढ़ लिया, जैसे Ab2 है, फॉर Ab2 मॉलिक्यूल, फॉर Ab2 मॉलिक्यूल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और एक बात और चीज़ याद रखना, हम डाइपोल मोमेंट को रिलेट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि हमने अभी बोला कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शंस मैटर करती है, और डायरेक्शंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री और डाइपोल मोमेंट को हम रिलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखना ध्यान से, Ab2 मॉलिक्यूल हो तो Ab2 मॉलिक्यूल की दो पॉसिबिलिटीज है, एक है केस 1 और केस 2। ध्यान से समझना, ये सब जुगाड़ सेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। केस 1 में अगर Ab2 में दोनों मॉलिक्यूल लीनियर हो, मतलब दोनों एटम्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो। अच्छा, एक और चीज यहां पे वापस याद करना, डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब A और B में से अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो का हेड उस एटम की तरफ जाएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा हो, और एरो का जो टेल पार्ट है जिसको हम क्रॉस पार्ट बोलते हैं, ये क्रॉस है, क्रिश्चियन वाला क्रॉस है ना, तो ये जो क्रॉस पार्ट है इसको प्लस मत बोल देना, ये आपका उस तरफ जाएगा जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये लीनियर है, अगर ये लीनियर है तो देखो इनके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस इधर और इधर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, और इनका म्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब Ab2 का केस ध्यान रखना कि अगर लीनियर हो, अच्छा अब इसमें अगर B सेंटर में हो तब भी यही होगा। इन केस अगर आप ये लिख दें और B को हम क्या मान रहे हैं, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, B आप पूरे इस टॉपिक में B को मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव मानना है। ऐसे केस में भी म्यू क्या माना जाएगा बेटा, 0 माना जाएगा, ध्यान रखना। ये तो हुआ केस 1, अब है केस 2। अब देखो केस 2 में क्या होता है, केस 2 में आपको अगर लीनियर नहीं हो तो लीनियर नहीं होने के केस में दूसरा केस क्या बन सकता है, बेंट, क्या हो सकता है, बेंट, वी शेप, जो भी बोलना चाहो, जो भी कहो कॉमनली। तो बेंट में क्या होगा, क्या एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही है, तो कैंसिल नहीं हो रही है तो इसका म्यू 0 नहीं होगा, और ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। कोई पूछे एग्जाम्पल CO2 का दे देना, CO2 में ऑक्सीजन की तरफ जो डाइपोल मोमेंट जा रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इसका म्यू क्या बन जाएगा, 0। बोलो क्लियर हुआ। अब देखो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो SO2, SO2 में ये इस तरफ से जा रहा है और इसका म्यू 0 नहीं होगा, मतलब ये एक
पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर हुआ है ना। अब इसी को अगर आप उल्टा भी बना देते तब भी ये पोलर ही रहता, ये भी कैंसिल माने नहीं जाते हैं, इसका भी म्यू 0 नहीं होता है। बताओ AB2 में कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं AB3 की। हो गया ना ये तो सब? देखो ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके बुक में, जो NCERT की बुक में है या उससे थोड़ा सा एडवांस ही हम करेंगे, उससे ज़्यादा करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब आता है AB3 मॉलिक्यूल। अब AB3 में भी कई सारी कंडीशंस बनती है। जैसे पहला केस, अगर आप बात कर रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर की, ठीक है, जिसका बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे A B B और ये B, ठीक है, यहां पर भी B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, ये लीजिए। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब 120 डिग्री एंगल हो, ये कंडीशन फिक्स्ड है, वहां वाली पीछे वाली भी फिक्स थी, यहां पर भी आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्री। सर लोन पेयर आ गया तब हम बात नहीं कर सकते, तब सब कुछ चेंज हो सकता है। अभी मैं सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। तो अगर लोन पेयर आ गया, थोड़ी सी पिरामिडल हो गई, थोड़ी सी कुछ और हो गई, तो उसके केस में सब मामला चेंज हो सकता है। लेट मी क्लियर दिस थिंग। मैं जितना हो सकता है उतना आपको समझा दूंगा, बट अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है कि भाई इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, याद रखना 120 डिग्री एंगल होने पर इसका जो वेक्टर सम है दो बॉन्ड्स का, चाहे वो ये दो बॉन्ड लो, चाहे ये दोनों बॉन्ड लो, चाहे ये दोनों बॉन्ड लो, इनका वेक्टर सम इसके जस्ट सेंटर में माना जाता है। दो बॉन्ड के बीच का वेक्टर सम इनके बीच में माना जाएगा और ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसल, और इसका म्यू क्या हो जाना है 0। याद रखना बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना कंपलसरी है। देयर इज नो लोन पेयर, तभी आप इसको ऐसा कह सकते हो, नहीं तो आप नहीं कह सकते। क्लियर? तो ये क्या हो गया म्यू 0। एग्जाम्पल इसका याद रखना BF3 या BCl3, इनका म्यू 0 इसी वजह से होता है। बोलो क्लियर है? ठीक है। केस 2, अगर यही पिरामिडल होता, क्या होता, पिरामिडल में ये देखिए ऐसे होता, तब ऐसी कंडीशन में क्या कैंसिल हो रहे? नहीं होंगे, क्योंकि पिरामिडल में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं है। तो याद रखना इसका म्यू 0 नहीं होगा। हमारे पास इतनी ही कैपेसिटी है कि हम ये बता सकते हैं कि किसका म्यू 0 होगा और किसका म्यू 0 नहीं होगा। एग्जैक्ट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम नहीं चेक कर सकते विदाउट एक्सपेरिमेंट। आपको चार्जेस पता होने चाहिए, आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तब जाके कहीं आप म्यू निकाल पाओगे। बोलो क्लियर हुआ? इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे NF3, ये NF3। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन समझाता हूं इसी के साथ, ठीक है ना। NH3 एंड NF3 बोथ आर pyramidal in structure, या both are pyramidal, but NH3 has, या NH3 is more polar than NF3Y। ये तुम्हारे कंपटीशन में भी आ सकता है और ऐसे नॉर्मली बोर्ड वगैरह में भी, एग्जाम में भी आ सकता है। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर हमको पता है कि इसके पास लोन पेयर तो होता ही है। अब इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक तरफ है NH3 और एक तरफ है NF3। अदिति आ रहा है? ठीक है, देखो अब NH3 और NF3 में अंतर क्या है।
NH3 में देखो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो आपका जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा। और यहां पर फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। अब आप खुद सोच के देखो, अगर 3 अलग अलग बॉन्ड्स है हमारे पास में, ये कैप्स है, तो अगर एक का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, पर ये एक तरफ जा रहा है, ये दूसरी तरफ जा रहा है और ये तीसरी तरफ जा रहा है, कहीं पे भी ये कलेक्ट हो रहा है, कहीं पे ये मिक्स हो रहा है, मर्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका अपना बॉन्ड डाइपोल जो होगा उसकी डायरेक्शन अलग है, इसके बॉन्ड डाइपोल की डायरेक्शन अलग है और इसके बॉन्ड डाइपोल की डायरेक्शन अलग है। लेकिन अगर यही आप इसको उल्टा कर दें, ऐसे कैप्स को मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बना लूं, अब पता है क्या हो रहा है, अब सेंट्रल एटम तो यहाँ है, अब यहां से इस तरफ क्या जा रहा है, बॉन्ड डाइपोल, इधर से इस तरफ और इधर से इस तरफ, क्या तीनों बॉन्ड के बॉन्ड डाइपोल एक पॉइंट पे आके मर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। जब तीनों बॉन्ड के बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से इनका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, स्ट्रेट एक साथ में जाए निकलेगा। और जब एक साथ में डाइपोल मोमेंट मिक्स होगा तो ऑब्वियस है कि इसका डाइपोल मोमेंट इस NF3 से तो क्या होगा, कम होगा। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि अगर पानी की भी स्ट्रीम ले लो, पानी है और वो एक एक अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहे हो, भले वो बहुत छोटी सी पिचकारी ही क्यों ना है, और अगर ऐसी 10 पिचकारियों को एक साथ एक ही स्ट्रीम के अंदर मिला दो, तो वो बड़ी स्ट्रीम ज़्यादा इफेक्टिव होगी उन छोटी छोटी अलग अलग स्ट्रीम से। बस इतनी सी बात है। एक तरफ डायरेक्शन इधर जा रही है जो कहीं पे जाके कलेक्ट नहीं हो रही, एक इधर जा रही है जिसका भी कोई कलेक्शन नहीं है, इधर भी अलग ही डायरेक्शन है, तो इनका मिक्स नहीं होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मर्ज हो रहा है, और मर्ज होने की वजह से एक सेंट्रल एटम पे मिल रहा है, और ऐसे में इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो NF3 की कंपेरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3। आपकी हालांकि बुक में, NCERT की बुक में डेटा भी दे रखा है कि म्यू ऑफ NH3 कितना है और म्यू ऑफ NF3 कितना है, बट आपको डेटा याद नहीं रखना है, या याद रहे तो अच्छी बात है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा है, और क्यों ज़्यादा है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बोलो, बात समझ में आई? AB4 में अगर आपके पास में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो हमेशा याद रखना बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री के आसपास, 28 मिनट होना कोई कंपलसरी नहीं है, तो ऐसे में इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, चाहे तुम्हारा बॉन्ड एंगल कुछ भी, अरे सॉरी, तुम्हारा एटम कोई भी सा भी क्यों ना हो। अब कार्बन और हाइड्रोजन में वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी अगर कोई कहना चाहे और ऐसे अगर करना भी चाहे तब भी इसका म्यू क्या माना जाएगा, 0। और अगर आप CCl4 भी लेना चाहो तब इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, सेम टू सेम, जैसे आप BF3 में करते हो ना, वैसा का वैसा यहाँ भी होगा। ये टेट्राहेड्रल के केस में याद रखना आप। इसी तरह से AB5 के लिए भी म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल। अब इसका भी सेम केस आ रहा है, देखो कैसे, जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और जो ट्राइगोनल प्लेनर वाले बॉन्ड है उसमें देखो 120 डिग्री का एंगल आएगा, और 120 डिग्री का एंगल होगा, और अगर इधर से 2 डाइपोल मोमेंट निकल रहे हैं और ये इस तरह से आ रहा है, तो क्या इसका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा? समझ में आई बात? इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन दोनों का रिजल्टेंट बीच का, और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो PCl5 के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। बोलो, बात समझ में आई? याद रखना ये सब चीजें। और SF6 या AB6 तो आपको पता ही है, सामने दिख रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऑक्टाहेड्रल सामने दिख रहा है, एक तरफ तो स्क्वायर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से कैंसिल, इसका डाइपोल इसके डाइपोल से कैंसिल,
और इधर का डाइपोल इधर के डाइपोल से कैंसिल। अब मैं वापस बता देता हूं बेटा, ये सब के सब ट्रिक्स है, जुगाड़ है कुछ सिंपल मॉलिक्यूल के लिए, और ये तब है जब आपके पांचों के पांचों 6 बी सेम है, पांचों 6 के 6 बी सेम है, पांचों के पांचों बी सेम है। अगर इनमें कुछ छोटा मोटा चेंज आ गया, 2 बी अलग अलग आ गए है ना, एक और अलग से एटम आ गया, तब ये अप्लाई नहीं होते हैं, तब आपको एक्सपेरिमेंटली ही इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको इससे आगे एडवांस नहीं पूछेंगे, आप चिंता ना करें, और थोड़ा दो चार बातें आएंगी तो वो हम अलग से समझा देंगे, बट आपको मोटे मोटी तौर पे यही सारे एग्जांपल्स दिमाग में रखने हैं, या इनसे रिलेटेड एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। तो SF6 AB6 का आ गया। अब देखो जैसे ही डिस्टॉर्शन आ गया, डिस्टॉर्शन आएगा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो दिखते लगते कुछ और है, होते कुछ और है। जैसे H2O है, H2O तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर H2O तो लीनियर होना चाहिए, पर वास्तव में H2O लीनियर नहीं होता है। तो थ्योरेटिकली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि H2O इज पोलर इन नेचर, है ना, हाउ द बेंट ज्योमेट्री कैन बी एक्सप्लेन दिस, मतलब कि ये लीनियर नहीं होता है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 नहीं होता है, इसको आप कैसे समझाएंगे ज्योमेट्री के साथ। तो भैया हमको आगे जाके बोलना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़े से क्या हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, और बेंट होने की वजह से इनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से अब कैंसल, और जब कैंसिल नहीं होता तो इसका म्यू 0 नहीं रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। जो हमने CO2 और SO2 का एग्जांपल लिया ना, वैसे ही यहाँ पर अब इन बाकी एग्जांपल्स में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अभी BF3 था, तो BF3 लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर था, लेकिन जैसे ही एक लोन पेयर आया तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, पिरामिडल हो गया। तो वहां पर आपको अब सोचना पड़ेगा कि किसमें क्या हो सकता है, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायरेक्शन कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं मिक्स तो नहीं हो रही है, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है।